स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S&K एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 6 कवर कर चुके हैं। इस सीरीज का यह सेट 7 वीडियो है जो कि NCERT पर आधारित है। पूरे क्वेश्चन हमारे NCERT पर आधारित हैं जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी साइंस की किताबें हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी साइंस की किताबें हैं, उन सारी किताबों को हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो हम गारंटी लेते हैं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको कोई भी किताब साइंस की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी NCERT की। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है NCERT का महत्व कितना है। अगर आप NCERT पढ़ लेते हैं, आपको मार्केट की कोई भी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरी कोशिश की है आपकी सारी किताबों को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के पार्ट 7 वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? सोडियम, मरकरी, पोटेशियम या फिर इनमें से सभी। ठीक है, देखिए दोस्तों, पारा मरकरी, जिसे हम मरकरी कहते हैं, पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह एक अपवाद है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सोडियम और पोटेशियम धातु जो दोस्तों वो नरम होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु जो होती हैं वह नरम होती है, जिन्हें हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी से हम पारा कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? मरकरी। केवल मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कॉपर के जो बर्तन होते हैं उन्हें अगर हम वायु में रख देते, खुला छोड़ देते हैं, तो उन पर हरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न तो आपका ये बन गया, हरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? दोस्तों, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। ठीक है, यह हरा पदार्थ जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। CuOH का होल टॉय जिसे हम कहते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइस, कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, इनका मिश्रण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का मिश्रण। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल टॉइस, कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, इनका मिश्रण जो होता है वो हरे रंग का होता है, जो कि कॉपर के बर्तनों को अगर हम लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देंगे तो उन पर इन दोनों के मिश्रण का हरा पदार्थ जमा हो जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? ठीक है, अति सक्रिय धातु है जो अधातु है जो वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया और आयोडीन हो गया, ब्रोमीन। इनमें से कौन सी है सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया और ब्रोमीन हो गया, ये तीनों क्या अधातुएं हैं। फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन, ये तीनों क्या है? अधातुएं हैं।
सामान्यतः अधातु जो होती हैं दोस्तों वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं सामान्यतः, लेकिन वायु में बहुत ही सक्रिय हो सकते हैं। इन तीनों में फास्फोरस एक ऐसी सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। ठीक है, फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो सके, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, इस वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? ब्रोमीन एक मात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन एक मात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? सोडियम एक धातु है दोस्तों। सोडियम एक धातु है जो बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। सोडियम दोस्तों ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित करके रखी जाती है। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, यह मुलायम धातु होती है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम को। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित ड्रिल किया गया था? विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था? दोस्तों विश्व का पहला तेल जो कुआं था वो पेनिसिल्वेनिया कहाँ है? अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। इसके 8 वर्ष बाद यानी कि 1867 में असम में के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में तेल जो है वो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका था विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पे ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया में यानी अमेरिका में 1859 में। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। अगला प्रश्न है, मॉथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं? ठीक है, मॉथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां दोस्तों निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं? पहला कह रहा है कोक, कोलता, कोल गैस या फिर सीएनजी। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। दोस्तों नेफ्थलीन की जो गोलियां दोस्तों वह कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं वो कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कोक, कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद होते हैं। ठीक है, कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोल गैस हो गया, ये कोयले से प्राप्त उत्पाद होते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के रूप में इसे भंडारित किया जाता है सिलेंडर में। ठीक है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की अगर हम बात करें तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस दोस्तों त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा था आपका? मॉथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं दोस्तों? कोलतार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थों के दहन यानी कि कंब्यूशन, पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन कह रहा है पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है।
दूसरा कथन कह रहा है ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ता है। ठीक है। अगला कथन कह रहा है फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। इन तीनों कथन में से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग दोस्तों। देखिए, जिस प्रकार मानव शरीर में भोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है। ठीक है, भोजन जो हम लोग खाते हैं वह अपघटित तब होता है जब हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार दोस्तों मनुष्य के तरह ही दहन की प्रक्रिया में पदार्थ जो है दोस्तों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। मानव शरीर में यही प्रक्रिया ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, दहन के लिए इसलिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यक शर्त होता है। ऑक्सीजन ही क्या होता है, दहन के लिए एक आवश्यक शर्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका वह न्यूनतम ताप कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप दोस्तों इतना अधिक निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही जल उठता है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, आपका इसमें कथन तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3 तीनों कथन आपके इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निरापद यानी कि सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट KClO3 लगा होता है। ठीक है, माचिस की तीली पे। दूसरा कथन कह रहा है इसके रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि माचिस की डिब्बी पे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग माचिस रगड़ते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। देखिए दोस्तों, निरापद माचिस की तीली के सिरे पर, यानी कि जो माचिस की जो तीली होती है उसका जो सिरे वाला भाग होता है, लाल भाग होता है दोस्तों, उसके सिरे पर दोस्तों एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। माचिस की तीली के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है मसाला वाला, वो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट वो होता है। पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग भी होता था, लेकिन हानिकारक प्रभाव के कारण इनमें इसका उपयोग अब नहीं होता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग अब नहीं होता है। निरापद माचिस की रगड़ने वाली जो सतह होती है, यानी कि माचिस के डिब्बे पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है, जो कम खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए आपका कथन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में कहा गया था सफ़ेद फास्फोरस ना होकर लाल फास्फोरस होता है माचिस की डिब्बी पे, रेड फास्फोरस। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ने से कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जो माचिस की तीली होती है उस पर क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है। ठीक है, लेकिन माचिस की डिब्बी पे क्या लगा होता है, रेड फास्फोरस। इसमें आपका कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1, क्योंकि कथन 2 में सफ़ेद फास्फोरस ना होकर रेड फास्फोरस होता है माचिस की डिब्बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य दोस्तों वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ठीक है, जो आग बुझाने वाले होते हैं वो क्या काम करते हैं, या तो ऑक्सीजन के प्रवाह को
वायु के प्रवाह को काट देते हैं, ठीक है, या फिर ईंधन का ताप कम कर देते हैं। वायु के प्रवाह काटने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है, आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प दोस्तों ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। दूसरा कथन कह रहा है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कह रहा है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अगर ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क तोड़ दिया जाए तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इसमें बताना कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए दोस्तों, जल ज्वलनशील पदार्थ को क्या करती है, ठंडा करती है। तो सभी को पता है जल क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है तथा उससे उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर वायु की आपूर्ति को हम रोक दें तो वहाँ पे आग हमेशा बुझ जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमक है। कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हम लोग पानी डालते हैं, लेकिन जो बिजली से आग लगती है वहाँ पे हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए हम पानी का इस्तेमाल ना करके कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को क्या करते हैं, कंबल की तरह लपेट लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है, जो आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है। ठीक है, आग तभी लगती है जब ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क होता है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। आग तभी लगती है जब ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क होता है, तभी आग लगती है। अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को डालने पे। ठीक है, इससे विद्युत उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। विद्युत उपकरण में हम जो विद्युत उपकरण के माध्यम से आग लगती है वहाँ पे हम जल का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है तथा छोड़ने पर यह बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन का ताप क्या होता है, कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करते हैं। ठीक है, आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। ठीक है, आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका कथन क्या हो जाएगा, कथन सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, आग में जल डालने से उत्पन्न ऊष्मा जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, वायु की आपूर्ति बंद हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आग बुझ जाएगी। ठीक है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह लपेट लेती है आग को, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है, इससे दीप्त क्षेत्र में, यानी जलने वाला जो क्षेत्र होता है, बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तथा इसका अगला कथन कह रहा है, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। देखिए दोस्तों, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, जलने के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न भाग होते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र, ठीक है, जहाँ एक भाग ऐसा होता है जहाँ पे ज्वाला नहीं दिखती है, दूसरा दीप्त क्षेत्र, तीसरा अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं,
मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र दोस्तों सबसे अधिक गर्म होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जो नीले रंग का होता है, यानी कि सबसे ऊपर जो होता है अदीप्त क्षेत्र जो होता है वह सबसे बाहरी भाग होता है जो नीले रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, तो मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र क्या होता है? सबसे अधिक गर्म होता है। अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। अदीप्त क्षेत्र में सबसे अधिक ये गर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है ईंधन के संपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरा कथन कह रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तीसरा कथन कह रहा है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। इन तीनों कथन में आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। जबकि कथन में क्या कह रहा था? ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो वो आपका कथन गलत है। ईंधन के अपूर्ण दहन से यानी कि ईंधन पूरी तरह से ना जला हो तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है या अत्यंत विषैली होती है। ठीक है, पहला कथन आपका इसलिए गलत हो जाएगा। अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती ही है, आप सभी को पता है, जिसकी अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन होते हैं दोस्तों वह नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोल इंजन के दहन से नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा ही हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा फसलों, भवन, मृदा के लिए बहु हानिकारक होते हैं। ताजमहल का पीला रंग पड़ने का यही कारण है। ठीक है, मोटर वाहनों में CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। पहला कथन आपका गलत है क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसको ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। इस तरीके से प्रश्न बनाने का हमारा उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यही है कि एक प्रश्न में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन तो एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बनाने का तरीका मुझे सही लगा, इसलिए हमने आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के डिस्कशन करने का हमें तरीका सही लगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वनोन्मूलन यानी कि वृक्ष को काटने से होने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
पहला कह रहा है पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। तीसरा कह रहा है मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, यानी कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा कथन कह रहा है मृदा की जल धारण क्षमता घटती है। अगर हम दोस्तों वृक्ष को काटते हैं तो हमें पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि मिलेगी, भौम जल स्तर भी नीचे जाएगा, मृदा की जल धारण क्षमता भी घटती है, साथ ही मृदा के गुण भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो बताना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, क्योंकि मृदा के गुण भी प्रभावित होते हैं। डिस्कस कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, आप सभी को पता है। अगर हम वृक्ष को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करेगा? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करते हैं? पौधे ही करते हैं। अगर हम वृक्ष को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अधिक बढ़ जाएगी, और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का ग्रहण कर लेती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और वैश्विक उष्णन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, वनोन्मूलन से जल स्तर भी क्या होता है? घटता है। आगे क्या कह रहा है? मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। ठीक है, इससे मिट्टी भी प्रभावित होती है हमारी, अगर हम वृक्ष को काट देंगे तो। इससे मृदा अपरदन तो रुकता ही रुकता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव जो है रुक जाता है वृक्षों को लगाने से। अपरदन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। अगर हम वृक्ष को काटते हैं तो मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाती है और उर्वरता भी घटती जाती है। ठीक है, अपरदन मरुस्थलीकरण का कारण भी बनता है। ठीक है, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो बाढ़ की समस्या को और अधिक बढ़ा देता है। इसको ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विशेष, पहला कथन कह रहा है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं। यानी कि पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात, फ्लोरा। पेड़ पौधे फ्लोरा कहलाते हैं। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। जीव जंतु क्या कहलाते हैं? प्राणी जात, यानी कि फौना। जीव जंतु क्या कहलाते हैं? फौना। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात, यानी कि फ्लोरा। ठीक है, अगला कथन कह रहा है पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से एक्सक्लूसिवली पाई जाती है उसे उस क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजाति यानी कि एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। प्रयुक्त कथन में से कौन से कथन आपके सही हैं, ये आपको बताना है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फ्लोरा और फौना के नाम से जाने जाते हैं। आपका पहला कथन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है पौधों एवं जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं, यानी कि एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें आपका कथन दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न कह रहा है वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा और प्राणी जात यानी कि फौना तथा उनके आवासों के संरक्षण के लिए यानी उनके रहने की जगह के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य उसे कहते हैं, इसमें कह रहा है वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है यानी कि मना होता है, उन्हें हम अभ्यारण्य कहते हैं। अगला कथन कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वन्य जीवों के विकास के लिए
आरक्षित क्षेत्र जहाँ से वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगला कथन कह रहा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र है, जिसे हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, इन तीनों कथन में से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फ्लोरा और फौना तथा उनके आवासों के संरक्षण के लिए विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में हम अभयारण्य की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मुख्य होते हैं। अभयारण्य वह स्थान होता है जहाँ प्राणियों तथा अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूरी तरह से निषिद्ध होता है, ठीक है, मना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। अतः जंतुओं एवं उनके आवास किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। अभयारण्य में यहाँ स्थानिक लोगों और कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यही विशेषता इसे राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है, ठीक है। अभयारण्य में स्थानिक लोगों और कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, सभी की नहीं होती है। यहाँ पे लेकिन प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूरी तरह से बैन होता है, उसे हम अभयारण्य कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वन्य जीवन के विकास के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बफर जोन तथा कोर जोन में किसी भी तरह के मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं, यानी कि मना होते हैं। अतः वन्य जीव स्वतंत्र रूप से वहाँ पे आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जो वहाँ के वन्य जीव होते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। आगे कह रहा है वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है, जैसा कि आपको कथन 3 में कहा गया था। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक से अधिक अभयारण्य आ सकते हैं। ऐसे आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। उस क्षेत्र की जो संस्कृति होती है उसे बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, इसलिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ की संस्कृति बनाए रखी जा सके। आगे कह रहा है जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों और जंतुओं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। जैव विविधता का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है, ठीक है। जहाँ पे विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं पौधों की, जंतुओं की, सूक्ष्म जीवों की, उनसे क्षेत्र विशेष से संबंधित है जैव विविधता, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। भरतपुर अभयारण्य हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, लोकचाऊ वन्य जीव जंतु अभयारण्य हो गया, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर हो गया, रिजर्व हो गया, बृहद निकोबार इसे कहते हैं, इत्यादि संरक्षित क्षेत्रों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत ही भारत वन संरक्षण अधिनियम तथा प्रोजेक्ट टाइगर भी अस्तित्व में आया था, इन्हीं संरक्षण के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कथन 1, 2 और 3 आपके तीनों सही हैं। आपके अभयारण्य का कथन भी सही है और राष्ट्रीय उद्यान का कथन भी सही है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भी कथन आपका सही है।